डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्ते। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी में विद्यार्थी मित्रों, आपका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर सिद्धि त्रिवेदी, विषय हिंदी, असिस्टेंट प्रोफेसर। आज जिस विषय की हम चर्चा करने वाले हैं वह पर्चा है MHD 14 ब्लॉक नंबर 2। सेवा सदन। सेवा सदन उपन्यास प्रेमचंद जी का है, यह तो सभी लोग जानते ही होंगे। सेवा सदन उपन्यास के अंतर्गत इकाई 5 के अंतर्गत जो पढ़ाई करनी है वह है उद्देश्य, प्रस्तावना, सेवा सदन, युगीन भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्य, भारतीय समाज की वर्ग संरचना और मध्यम वर्ग की स्थिति, प्रेमचंद की सामाजिक चिंता, नारी मुक्ति के संदर्भ में, सेवा सदन में विवाह संस्था, विधवा विवाह, वेश्या समस्या, सेवा सदन में अभिव्यक्त अन्य समस्याएं, सारांश, अभ्यास और प्रश्न। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सेवा सदन के उद्देश्य से। इकाई 5 के अंतर्गत सेवा सदन में जो भी हमें यूनिट दिए गए हैं वह मैंने आप सभी के सामने प्रस्तुत किए। अब एक एक यूनिट विस्तृत रूप से हम पढ़ते जाएंगे। सेवा सदन प्रेमचंद जी का बहुचर्चित और बहुप्रख्यात उपन्यास रहा है। प्रेमचंद जी के विषय में मैंने गत लेक्चर में आप सभी को उनका व्यक्तित्व एवं कृतित्व के विषय में परिचय दिया हुआ है। प्रेमचंद जी एक छोटे से बालक थे, तभी से उन्होंने उर्दू और हिंदी में अपनी लेखनी बखूबी चलाई है। कठिन आर्थिक स्थिति, माता का मरणोपरांत पिताजी का दूसरा विवाह, माता की मृत्यु, ये सारी बातें प्रेमचंद जी को झंझोर कर रख दिया था। लेकिन प्रेमचंद जी टूटने वालों में से नहीं, जुड़ने वालों में से रहने वाले व्यक्ति थे। प्रेमचंद जी ने काफ़ी समस्याओं का सामना किया। हालांकि ये सारी समस्याएं उन्होंने तकरीबन 12 या 13 साल से ही भुगतनी शुरू कर दी थी और तब से काफ़ी समय तक, एक लंबी अवधि कही जा सकती है, उन्होंने बहुत सारी अलग अलग समस्याओं का सामना किया। अपनी घरेलू समस्याएं तो थी ही। पिताजी ने एक ऐसी लड़की के साथ विवाह निश्चित कर दिया था जो लड़की उनको बिल्कुल पसंद नहीं थी, उम्र में भी उनसे काफ़ी बड़ी थी। फिर भी जितना हो सका उन्होंने रिश्ता निभाने की कोशिश की और फिर उनका विवाह विच्छेद हुआ, दूसरी शादी हुई और दूसरी शादी उनको काफ़ी लाभदायक हुई। तो अपनी एक समस्या व्यक्तिगत रूप से तो चल रही है, दूसरी समस्या अपने समाज की, अपने से जुड़े हुए लोगों की, आजू बाजू के सारे वातावरण की, ये सारी बात हम कह सकते हैं। कैसे? जैसे कि आज हम लोग 21वीं सदी में रह रहे हैं, उस समय सदी थी 19वीं। अब 19वीं सदी में भी क्या क्या स्त्री की स्थिति रही है, ये पूरा सेवा सदन इस बात को प्रकट करता है। प्रेमचंद जी के विषय में तो मैंने आप सभी को काफ़ी सारी बातें बताई हैं, लेकिन आइए अब हम उपन्यास के बारे में जानते हैं, क्योंकि सेवा सदन उपन्यास है। तो सेवा सदन के विषय में ये सारी बातें पढ़ने से पहले हम ये पढ़ते हैं कि उपन्यास किसे कहते हैं, ताकि आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि भाई ये गबन उपन्यास है, गोदान उपन्यास है, सेवा सदन उपन्यास है, कफन, ठाकुर का कुआं कहानी है, सिर्फ बोलने से नहीं। अगर ये उपन्यास है तो उपन्यास विधा यानी कि क्या? कहानी है
तो कहानी विधा किसे कहते हैं? और ये प्रश्न हमारे परीक्षा में सिलेबस में होते हैं और अवश्य पूछे जाते हैं। तो हमें स्पष्ट रूप से कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले पहले ये समझ लेना चाहिए कि विधा या धारा क्या है। जैसे कि उपन्यास किसे कहते हैं, उपन्यास के क्या प्रमुख लक्षण होते हैं। तो मैं आप सबको बता दूं कि उपन्यास कभी भी एक बैठक पे बैठ के पढ़ने की किताब नहीं होती है। हालांकि आप कहानी एक बैठक में बैठ के पढ़ सकते हैं, तकरीबन 30 मिनट, 45 मिनट्स या 1 घंटा। आप एक आध घंटे के अंतर्गत या बहुत खींच खान के 1.5 घंटे के अंतर्गत कहानी पढ़ के पूरी कर सकते हैं। लेकिन उपन्यास ये कोई एक बैठक में बैठ के पूर्ण करने वाली किताब कतई नहीं होती है, क्योंकि उपन्यास बहुत ज़्यादा लेंथी होता है। उपन्यास आपके स्पीड पे डिपेंड करता है। अगर आप समझिए कि रोज़ 1-1 घंटा पढ़ते हैं तो शायद तकरीबन 5 दिन में भी ख़त्म हो जाए, 7 दिन भी लगे, 3 दिन में भी। लेकिन एक बैठक में तो जैसे कि आप उपन्यास की किताब लेके बैठे और सोचा कि चलो मैं फटाफट 1 घंटे के अंदर इसे निपटा दूँ, तो ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं रहेगा, क्योंकि उपन्यास बहुत लेंथी होता है। उपन्यास खंड के साथ, हाँ, अलग अलग नंबर के साथ प्रस्तुत होता है। जैसे कि भाग 1, भाग 2, भाग 3। तो इस तरह से भी उपन्यास प्रस्तुत हो सकता है। रहता है पूरा एक ही संकलन से जुड़ा हुआ। कहानी जैसा नहीं है कि पहली कहानी अलग है, दूसरी कहानी अलग है। यहाँ देखिए, पहली दूसरी की बात नहीं है, भाग 1, भाग 2। यानी कि अगर फर्स्ट भाग है तो उसमें जो समस्या दिखाई है वही पात्रों के साथ दूसरी समस्या या और कुछ पात्र नए जुड़ते हैं और भाग 2 बनता है। वहाँ से और आगे उसी ट्रैक पे चलते हुए भाग 3 आता है। तो इसी तरह उपन्यास में 3 भाग, 4 भाग, 2, 5 हो सकते हैं। तो उपन्यास क्या है, इस विषय में आपको जानकारी मिल गई। अब हम आते हैं प्रेमचंद जी के उपन्यास पर। प्रेमचंद जी ने उर्दू में और हिंदी में काफ़ी सारे उपन्यास दिए हैं। बंगला के उपन्यासों का अनुवाद भी किया है। प्रेमचंद जी के उपन्यासों में गोदान, गबन, सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, मंगलसूत्र आदि उपन्यास रहे हैं। एक मंगलसूत्र उपन्यास उनका ऐसा रहा कि उपन्यास बीच में ही रह गया अधूरा और उनका देहांत हो गया, और उनके पुत्र ने उनके इस उपन्यास के शेष भागों को पूर्ण किया है। अब बात करते हैं सेवा सदन उपन्यास की। तो विद्यार्थी मित्रों, सेवा सदन उपन्यास मूल रूप से, हालांकि उसमें सारी समस्याएं तो जुड़ी हुई है ही। किसान की समस्या है, ज़मींदारी की समस्याएं हैं, विधवा समस्या है, वेश्या समस्या है, विवाह संस्था की अलग से समस्याएं हैं, अनमेल विवाह की समस्याएं हैं। मुद्दे तो सारे हैं, लेकिन मूल हम कहें कि कौन सी समस्या है, तो वह है नारी स्वाधीनता समस्या। नारी स्वाधीनता से मेरा तात्पर्य है कि प्रेमचंद जी ने नारी स्वाधीनता पर अधिक बल दिया है। कैसे? तो वो आगे प्रेमचंद की सामाजिक चिंता नारी मुक्ति के संदर्भ में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आते हैं उद्देश्य पे। तो प्रेमचंद जी का तटस्थ रूप से ये उद्देश्य रहा है सेवा सदन के विषय को लेकर कि पूरे उपन्यास में नारी की जो दयनीय हालत बताई गई है वह सुधरे और वह आगे बढ़े।
प्रस्तावना तो मैंने अभी आपको प्रस्तुत की ही कि सेवा सदन का मूल हेतु क्या है। सेवा सदन युगीन भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्य, इस टॉपिक को हम अभी विस्तार से पढ़ेंगे। सेवा सदन उर्दू में बाजारे हुस्न नाम से लिखा जाने के बावजूद सन 1918 में सर्वप्रथम हिंदी में प्रकाशित हुआ। ब्रिटिश प्रशासन और उसकी व्यापारिक अपेक्षाओं के कारण भारतीय समाज पर इसका असर देखा गया। अब प्रेमचंद का युग अंग्रेज का युग था, तो जाहिर सी बात है कि ये सारी बातें प्रेमचंद जी के साहित्य में झलकेगी। भारतीय शिक्षित मध्यम वर्ग में भी दो तरह के रूप प्रस्तुत होते हैं। कैसे दो तरह के? एक समुदाय पाश्चात्य शिक्षा और सभ्यता से जुड़ा हुआ रहा और दूसरा समुदाय अपनी पुरानी धार्मिक आस्था और रूढ़िवादी नैतिकता के जाल में फंसा हुआ है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि सेवा सदन उपन्यास के सभी पात्र या ज्यादातर कहे जाने वाले चरित्र मध्यम वर्गीय रहे हैं और ये उपन्यास के सभी पात्रों की जो स्थिति है वह मध्यम वर्गीय समाज से लड़ते हुए अपने जीवन को स्पष्ट करते हैं। अब मध्यम वर्गीय समाज को इतना विस्तृत रूप से चित्रित कर पाना प्रेमचंद जी का ही काम है, निश्चित ही। क्यों? क्योंकि प्रेमचंद जी खुद मध्यम वर्गीय ही नहीं बल्कि निम्न मध्यम वर्ग से जुड़े हैं। इसीलिए मध्यम वर्ग की परिस्थितियां, मध्यम वर्ग की समस्याएं, मध्यम वर्ग की स्थितियां, सारी चीजों को वो भली भांति जानते हैं। सेवा सदन उपन्यास के सभी पात्र अपनी अलग अलग समस्या लेके उपन्यास में आगे बढ़ते दिखाई देते हैं। देखिए, मूल उस समय में शिक्षित मध्यम वर्ग रहा जो दो तरह से रहा। पहला जो रहा वो पाश्चात्य संस्कृति से जुड़ा हुआ रहा, मैंने अभी आपको बताया था। लेकिन क्यों पाश्चात्य संस्कृति से जुड़ा हुआ रहा? क्योंकि ब्रिटिश सरकार का पूर्ण प्रभाव भारतीय समाज पर उस समय रहा था। और दूसरा वर्ग जिसे हम कहें वह था हिंदू वर्ग, ऐसा जो पूर्ण रूप से धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ रहा। अब दोनों थे तो शिक्षित वर्ग, लेकिन दोनों ने अपने अपने अलग रास्ते चुने थे। अब जो आस्थावादी रहा उनका एक अलग ही रास्ता था ईश्वर तक पहुंचने का, ईश्वर में श्रद्धा रखने का। लेकिन यहाँ ईश्वर का नाम लेकर अंधश्रद्धा की ओर ज्यादातर वर्ग को झोंका गया था। और ये जो वर्ग अंधश्रद्धा की ओर झोंका हुआ था उसमें बलि सिर्फ स्त्रियों की दी जाती थी। बलि यानी गला काटने वाली बलि नहीं, लेकिन प्रत्येक रूप से प्रत्येक परिस्थितियों को भुगतना सिर्फ और सिर्फ औरत का काम था। क्यों? क्योंकि यह भारतीय उच्च पुरुष वर्ग या यूं कहे कि पुरुष प्रधान मानसिकता की देन था। और निश्चित ही प्रेमचंद जी ने इसका विरोध किया था। अनेक 19वीं सदी में सामाजिक सांस्कृतिक सुधार आंदोलन का सूत्रपात भी हुआ, जैसे कि नारी समस्या, विधवा समस्या, अनमेल विवाह, वेश्या समस्या, वृद्ध विवाह
आदि समस्याओं का विरोध हुआ। अब देखिए, एक ऐसा युग था जिसमें नारी की स्थिति दयनीय से दयनीय होती चली जा रही थी, और एक ऐसा वर्ग भी आया जैसे कि दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, राजा राम मोहन राय, प्रेमचंद जी, जिन्होंने नारी को दलदल से उठाने की पूर्ण रूप से कोशिश बताई। अब मैं आपको बताऊं कि उस समय सबसे जो नारी की दयनीय समस्याएं रही है, वह मैंने अभी जो पढ़ा, अनमेल विवाह, वृद्ध विवाह, अनमेल विवाह यानी कि नारी या लड़की सिर्फ छोटी सी उम्र की और उनका पति बहुत बड़ी उम्र का, तो ये मेल खाता हुआ नहीं, अनमेल विवाह कहा जाता है। वृद्ध विवाह, ये भी उस समय की बहुत बड़ी समस्या रही थी। वृद्ध विवाह यानी कि वृद्ध व्यक्ति को छोटी सी बच्ची के साथ विवाह करा दिया जाता है। विधवा विवाह की कोई स्थिति ही नहीं थी, क्योंकि विधवा एक बार होने के बाद विवाह का कोई चलन नहीं था, सती प्रथा थी। तो ये विधवा समस्या सबसे बड़ी रही है। विधवा समस्या में हम और इसे आगे विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। जहां तक वेश्या समस्या का प्रश्न है, इसका केंद्र तमाम धार्मिक सामाजिक उत्सवों के आयोजन की शोभा रहा है। अब जो वेश्या समस्या है, कहने का तात्पर्य ये है कि अगर किसी के घर में कोई प्रसंग है, कोई धार्मिक त्योहार है, तो वहाँ वेश्याओं का चलन होना ही होना उस समय की मांग थी। इस विषय में भी विस्तृत रूप से हम वेश्या समस्या में पढ़ेंगे। लेकिन प्रेमचंद जी इन सारी समस्याओं को देखते हुए, इन सारी समस्याओं को लिखते हुए मूल रूप से ये चाहते थे कि नारी स्वाधीनता को अधिक महत्व देकर नारी को इन दूषण और पीड़ा से मुक्त किया जाए। प्रेमचंद युगीन सामाजिक परिदृश्य में जाति पाति, ऊंच नीच, छुआछूत, हिंदू मुस्लिम, सांप्रदायिकता, सामाजिक धार्मिक अंधविश्वास और बहुत सारी पुरातन रूढ़ियों का भी जिक्र मिलता है। प्रेमचंद युगीन सामाजिक समस्याएं तो हमने देखी, सांस्कृतिक भी देखी, और उसमें एक ये भी दूषण था कि उस समय जात पात सर्वश्रेष्ठ रूप से बिखरा हुआ मिलता था। जहां भी जाओ, जिस घर में कदम रखो, सबसे बड़ा दूषण था ये। हिंदू मुस्लिम, सांप्रदायिकता, ऊंच नीच, छुआछूत इतना फैला हुआ था कि प्रेमचंद जी इससे अछूते नहीं रहे हैं। उन्होंने कफन कहानी, ठाकुर का कुआं, ये सारी चीजें इस पर उतारी हैं। और एक समस्या बताई गई है, दहेज समस्या, जिस पर निर्मला उपन्यास खरा उतरा है। दहेज समस्या यानी कि स्त्री को विवाह के पश्चात दहेज लाने का दबाव करना, दहेज पूर्ण रूप से न मिलने पर या दहेज की पूर्ण संतुष्टि न उकेले जाने पर स्त्री को जिंदा जला देना, उसे मार डालना, ये सारी चीज़ें प्रेमचंद जी ने अपने उपन्यास में उभारी है। तो सेवा सदन युगीन भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्य के अंतर्गत ये सारी चीज़ें मुख्य रूप से पाई जाती हैं। अब हम आगे टॉपिक भारतीय समाज की वर्ग संरचना और मध्यम वर्ग की स्थिति, उस पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे।
विश्लेषण में मध्यम वर्ग अब तक विवाद का विषय बना चुका है। पूंजीवादी समाज व्यवस्था में दो ही प्रमुख वर्ग होते हैं, एक पूंजीवादी, दूसरा मजदूर। मध्यम वर्ग की स्थिति पूंजीवादी समाज की देन है। पूंजीवादी समाज यानी कि उच्च वर्गीय समाज, जिससे दबा और नीचे उतरता हुआ मध्यम वर्गीय समाज है। और मध्यम वर्गीय समाज पूंजीवाद की ही देन है, क्योंकि पूंजीवादियों ने उनसे नीचे उतरते हुए लोगों को अपने गुलाम बना के रखा था। वो समझते थे कि यहाँ के राजा हम ही हैं और बाकी सारे सेवक हैं। मनुष्य एकता का कोई वहाँ चलन नहीं था। वहाँ स्पष्ट रूप से दो ही वर्ग चलते थे पूंजीवादियों के, एक पूंजीपति यानी एक धनिक वर्ग और दूसरा है मजदूर यानी गरीब वर्ग। और ये गरीब मध्यम वर्ग की चक्की में फीसता हुआ और गरीब से गरीब बनता जाता है। ये सारी चीजें जब हम मध्यम वर्ग का विश्लेषण करते हैं तब उभर कर सामने आती हैं। प्रेमचंद ने सामंत और किसानों के मध्य की कड़ी बनकर उनकी परिस्थितियों का वर्णन बखूबी रूप से किया है, क्योंकि सामंत यानी कि जो सेठ है और किसान यानी कि किसान की जमीन को हड़प लेना, उनसे जमीन पर अंगूठा लगवा लेना और कैसे बेवकूफ़ बना के ये सारे कांड करना, ये सभी चीज़ें प्रेमचंद जी ने अपने गोदान उपन्यास के अंतर्गत भी विस्तृत रूप से उभारा है। हालांकि सेवा सदन में तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन सेवा सदन उपन्यास में आपको नारी समस्या सबसे प्रमुख रूप से ऊपर कर मिलेंगी। सेवा सदन उपन्यासों में सर्वाधिक संख्या मध्यम वर्गीय पात्रों की रही है। और प्रेमचंद भी स्वयं निम्न मध्यम वर्ग से आए हुए थे, इसलिए इस वर्ग को चेतना, आशा, आकांक्षा को प्रत्यक्ष करने वाले सशक्त कलाकार प्रेमचंद जी सिद्ध हुए हैं। मैंने आपको बताया ना कि प्रेमचंद जी जो रहे हैं वह सेवा सदन उपन्यास में सर्वाधिक मध्यम वर्ग की स्थिति को इसीलिए घोल पाए हैं क्योंकि वह खुद एक मध्यम वर्गीय परिवार से आए हुए हैं। सेवा सदन में दारोगा कृष्णचंद, वकील बाबू, पद्मसी, साकिरा बेगम, शरीफ हुसैन, प्रोफेसर रमेश दत्त, पत्रकार प्रभाकर, सुमन, दारोगा कृष्णचंद आदि बहुत सारे मध्यम वर्गीय पात्रों का अपनी समस्याओं को उभारते हुए चित्रण मिलता है। चौथा है प्रेमचंद की सामाजिक चिंता नारी मुक्ति के संदर्भ में। मैंने पहले ही आपको बताया विद्यार्थी मित्रों कि प्रेमचंद जी एक ऐसे युग पुरुष रहे हैं जिन्होंने अपने युग की सारी बदबूदार और बुरी चीज़ों को स्पष्ट रूप से उभारा तो है ही, लेकिन वह एक आदर्शवादी भी रहे हैं, आदर्शवादी उपन्यासकार है। तो उनका प्रथम दायित्व ये रहा है कि ये चीज़ें ठीक कैसे हो जाए। हालांकि वो जानते हैं कि हाँ ये सारी समस्याएं तो हैं, लेकिन समस्याओं का समाधान भी होना ज़रूरी है। मध्यम वर्गीय नारी की मुक्ति से जुड़ा हुआ सेवा सदन में मिलता है। पुरुष प्रधान भारतीय समाज में नारी की स्थिति विशेष रूप से दयनीय और बहुत ही खराब रही है। शोषित, उत्पीड़ित, गरीब और अछूत दलितों की भांति ही सदियों से पुरुषों के चुंगल में फंसी और पैरों तले कुचली जाने वाली नारी की एक करुण इतिहास दृष्टि रही है।
ये करुणता उसके इतिहास को पूरा बयान करता है कि जो सदियों से पुरुष के उपयोग का हाथा बनती आई है, फिर वो चाहे कोई भी रूप हो, पुत्रिका है, बहन है, पत्नी है, माँ है, सखी है, जो भी रूप रहा है वह बहुत ही उस समय दयनीय रहा है। राजा राम मोहन राय से लेकर दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद्र विद्यासागर आदि समाज के सुधारकों ने इस दिशा में सक्रिय प्रयास किए हैं कि नारी को इस गंदी और बदबूदार दलदल से कैसे निकाला जाए, और उनके सारे पहलुओं को विस्तृत रूप से उभारा है। क्योंकि सेवा सदन उपन्यास 19वीं सदी में लिखा हुआ है और ये 19वीं सदी होते हुए भी काफ़ी सारे नारी के ऊपर अत्याचारों को प्रस्तुत करता है। हालांकि सबने बहुत कोशिश की है और कोशिश में बहुत कामयाबी भी मिली है, फिर भी अभी भी देखिए, हम आए दिन 21वीं सदी में भी देखते हैं दहेज प्रथा का चलन पूर्ण रूप से नस्त नाबूद नहीं हुआ है और काफ़ी सारी लड़कियां इस वजह से आत्महत्या करती हैं। वेश्या समस्या भी पूर्ण रूप से नाबूद नहीं मिलती है। विधवा समस्या भी पूर्ण रूप से नाबूद नहीं हुई है। हालांकि परिवर्तन तो सभी चीज़ों में देखा गया है। अब तो ये भी अच्छा सा परिवर्तन मिलता है कि दूसरी शादी हो सकती है, पुनः विवाह, ये सब बहुत अच्छी बात मिलती है। उस समय पुनः विवाह का तो दूर दूर तक कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं। पुरुष पुनः विवाह कर सकता था, स्त्री नहीं। पुरुष चाहे तो तीसरी बार भी शादी कर सकता है और ऐसा उस समय कुछ नहीं था कि अगर स्त्री मर गई है तो दूसरी शादी की जा सकती है। वो 2 शादी भी कर सकता था, 3 शादी भी कर सकता था। मतलब पुरुष पूर्ण रूप से स्वतंत्र था और स्त्री उतनी ही बंधन में थी। तो ये सारी बातों को उन्होंने अपने उपन्यास में उभारा है। प्रेमचंद की सामाजिक चिंता नारी मुक्ति के संदर्भ में यहाँ पूर्ण होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं सेवा सदन में विवाह संस्था। सेवा सदन के अंतर्गत ही विवाह संस्था क्या बात लेकर सामने आती है, इस विषय को हम हमारे अगले लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। धन्यवाद। स्वाध्यायः